हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज 19 और 20 जुलाई के करंट अफेयर्स के सेशन की हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आज है 20 जुलाई, तो कल था संडे। कल और आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम उन सभी को कवर अप करेंगे। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ हाल ही में समझौता किया है, या किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है USA। जैसा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और ऐसा पहली बार देखा गया है जब भारत ने विदेश में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बना रहा है। केंद्र सरकार ने इसकी ऑफिशियल जानकारी भी जारी कर दी है। इसके अनुसार इंडियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, हमें याद रखना है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हमारे यहाँ के, ठीक है। यहाँ से PM से प्रधानमंत्री याद नहीं करना है, हमें पेट्रोलियम मिनिस्टर याद रखना है। और USA के सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी डैन ब्रूलेट ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और MOU का मतलब क्या होता है, हमें याद रखना है। MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझौता ज्ञापन, ठीक है। तो ये तो थी टेक्निकल बातें। हम आम भाषा में बात करते हैं कि अमेरिका में तेल जमा करने यानी स्टोरेज की जगहों को किराए या लीज पर हम ले रहे हैं। भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा लेकिन वहीं पर उसे स्टोर करके रख देगा। लेकिन अभी यह नहीं बताया गया है कि इस ऑयल रिज़र्व की क्षमता कितनी होगी। हालांकि माना जा रहा है कि भारतीय रिज़र्व से ज़्यादा कैपेसिटी वाला ही रिज़र्व वहाँ पर बनाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि हम अपना तेल अमेरिका में क्यों स्टोर कर रहे हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है, वो भी इतनी हम दूर क्यों स्टोर करें, हम दूसरे देश में क्यों नहीं कर रहे हैं जो नज़दीक हो। तो ऐसा है कि इंडिया के पास पैसे हैं और सरकार चाहती भी है कि तेल खरीद कर स्टोर कर लें, लेकिन देश में ऑयल को स्टोर करने के लिए जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं वे भर चुके हैं। इंडिया केवल 39 मिलियन बैरल अर्थात 3 करोड़ 90 लाख बैरल ही स्टोर कर सकता है। मतलब हमारी क्षमता जो है वह 39 बिलियन बैरल तक की है और ये दुनिया के बिग कंट्री से कम है। उदाहरण के तौर पर बात करें, USA के पास 730 मिलियन बैरल स्टोरेज की कैपेसिटी है। वहीं चीन की बात करें तो 550 मिलियन बैरल, जापान के पास 528 मिलियन बैरल, साउथ कोरिया के पास 214 मिलियन बैरल ऑयल स्टोर करने की क्षमता है। जबकि इंडिया की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी बताई है अभी आपको, मात्र 39 मिलियन बैरल। तो अभी तक सरकार ने इस पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब सवाल ऐसा उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि हम पहली बार विदेश में तेल का स्टोर करने जा रहे हैं। तो आपको पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में सभी इंडस्ट्रियाँ ठप पड़ गई हैं। इसकी वजह से तेल की खपत भी कम हुई है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के साधन चल नहीं रहे हैं तो पेट्रोल डीजल की खपत होना ऑब्वियसली कम ही होती है। तो इसकी वजह से खपत कम हुई, तो नतीजा यह हुआ है कि कच्चा तेल या फिर इसे क्रूड ऑयल कहें, इसकी कीमत गिर गई है। और इतना कि एक समय को यह रेट माइनस में भी चला गया था। हालांकि अब इंडस्ट्री धीरे धीरे खुल रही हैं तो तेल का रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर आज की बात करें तो WTI क्रूड ऑयल जो अमेरिका का है उसका रेट $40 प्रति बैरल है। आपको WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल के ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड किया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो ऐसे में अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सस्ते में हम क्रूड ऑयल को खरीद कर स्टोर कर लें। लेकिन हम पहले ही क्रूड ऑयल इतना खरीद चुके हैं कि हमारा सारा पेट्रोलियम रिजर्व या जो क्षमता है वो पूरा भर चुका है और हम नया तुरंत पेट्रोलियम रिजर्व देश भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल को सेफ तौर पर स्टोर करने की गाइडलाइन है। इसे कहीं भी स्टोर नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि क्रूड ऑयल को ऐसे समय के लिए भी स्टोर किया जाता है ताकि नेचुरल डिजास्टर, वॉर आदि के समय काम आते। तो या तो अंडरग्राउंड या गुफा में इसे रखा जाता है। अंडरग्राउंड रिजर्व ज़मीन से 2000 से 4000 फीट नीचे होते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना गहराई में होता है और उसके लिए कितने साधन जुटाना पड़ते हैं ताकि कोई दुश्मन इसे निशाना ना बना सके। अच्छा, इसके साथ ही अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि इंडिया से पहले से ऑस्ट्रेलिया ने US से डील की है, वह वहाँ पर ऑयल स्टोर करेगा, इसका चार्ज भी देगा। तो याद रखना है कि भारत से पहले किसने डील करी है, ऑस्ट्रेलिया ने। तो अब इंडिया ने अमेरिका से इसके लिए डील साइन कर ली है। तो ये थी पूरी चर्चा रिजर्व के बारे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, या नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18 जुलाई। क्या होगा दोस्तों? 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है और यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
मनाया जाता है और यह नेल्सन मंडेला का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा था। उन्हीं की याद में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 नवंबर 2009 कब 10 नवंबर 2009 को 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को अपनाया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी घोषित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टाइकलेट को यूएसआईबीसी ने हाल ही में कौन सा अवार्ड प्रदान किया है? तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो दो व्यक्तियों के नाम याद रखना है कि टाटा समूह के चेयरमैन कौन है, एन चंद्रशेखरन है। इसके साथ ही लॉकहीड मार्टिन के सीईओ कौन है, तो जिम टाइकलेट हैं। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। जैसा कि अमेरिका का बिजनेस एडवाइजरी ग्रुप यूएसआईबीसी ने यह अवार्ड 15 जुलाई को प्रदान किए हैं और यह अवार्ड अमेरिका और दुनिया भर में काफ़ी प्रतिष्ठित माना जाता है। इससे पहले यह अवार्ड गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एडाना फ्रीडमैन, अमेजन के सीईओ जेफ बेसोस और सन फार्मास्यूटिकल के संस्थापक और एमडी दिलीप शांघवी को यह अवार्ड मिल चुका है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2020 को, डेट आपको यहाँ पर सबसे पहले याद रखना होगा कि 17 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख हिस्से या प्रिंसिपल ऑर्गन को संबोधित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसे इंग्लिश में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं या इसके 6 भाग हैं, हमें याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। पहला होता है जनरल असेंबली, ठीक है। सेकंड होता है सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड होता है ट्रस्टशिप काउंसिल। फोर्थ होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। थर्ड होता है यूएन सेक्रेट और लास्ट होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाल ही में संबोधित किया है और यह भाषण इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि हाल ही में इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर भी बना है। तो हमें याद रखना है कि हाल ही में भारत किसका सदस्य बना है नॉन परमानेंट, तो याद रखना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। क्वेश्चन हमसे ऐसे भी पूछा सकता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर हाल ही में कौन सा देश बना है? तो हमें याद रखना है कि भारत बना है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोशनी नडार को, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? रोशनी नडार को किस कंपनी का हाल ही में चेयरपर्सन बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा HCL। जैसा कि रोशनी नडार ने हाल ही में शिव नडार का स्थान लिया है और वे HCL कंपनी की चेयरपर्सन बन गई हैं। तो और ये हमें याद रखना है दूसरा यहाँ से कि ये शिव नडार की बेटी हैं और 38 साल की महज उम्र में इन्होंने अपनी HCL टेक्नोलॉजीज़ की कमान को संभालने का जिम्मा उनके हाथ में आया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 किस सूचकांक की बात कर रहे हैं? तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थर्ड। जैसा कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जिसे MRI के नाम से भी जाना जाता है, 2020 में भारत को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। वार्षिक रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार के द्वारा जारी की जाती है। इस सूचकांक में प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है और इस सूचकांक में पहले नंबर पर कौन आया है? तो हमें याद रखना है कि पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर USA है और थर्ड नंबर पर इंडिया का स्थान आया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के बाद किस देश ने चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवेई को बैन करने का फैसला लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब से भारत चीन विवाद आया है तब से चीन के सामानों पर प्रतिबंध लगाने के भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इंडिया में #बायकॉट चाइना का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला है। तो इसी कड़ी में चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवेई, हमें याद रखना है कि हुआवेई किस देश की कंपनी है? तो ये चीन की टेलीकॉम कंपनी है। इसे हाल ही में अमेरिका के बाद याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम ने भी अर्थात UK ने भी बैन करने का फैसला लिया है। और हुआवेई चीन की सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पास दुनिया में सबसे सस्ता 5G नेटवर्क तकनीक को विकसित करने का
सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन की तमाम कंपनियों से कहा है कि वे 5G नेटवर्क से हुआवे के डिवाइसों को हटा लें। और वहाँ की सरकार ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों से यह भी कहा है कि वे 2027 तक चाइनीज़ डिवाइस को हटाने की व्यवस्था करें, चाहे वो 4G हो या 3G। कुल मिलाकर ब्रिटेन से चाइना का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की भी बात कही जा रही है। अब बात आती है ऐसा क्या हुआ कि जो चीनी कंपनी हुआवे पर इतना बड़ा फैसला लिया गया, वह भी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो पहली बात तो है, हांगकांग के मुद्दे पर ब्रिटेन चीन से खफा है, क्योंकि चीन कहता है कि जो हांगकांग वाला हिस्सा है वो हमारा है, उस पर अमेरिका अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। और तब शर्त यह थी कि 50 साल तक वहाँ पर स्वायत्तता बनी रहेगी। ब्रिटेन ने चीन को 1998 में हांगकांग को सौंपा था। ठीक है। दूसरा आता है कि चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाकर वहाँ की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी खत्म कर दी, जिससे ब्रिटेन काफ़ी गुस्से में है। दूसरी वजह यह है कि हुआवे पर डाटा चोरी और सीक्रेट जानकारी को लीक करने का भी आरोप लगा है। ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि हुआवे कंपनी को 5G नेटवर्क में उपस्थित करने से देश को खतरा हो सकता है। देश का जितना भी डाटा है वो लीक होने का भी खतरा हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका ने इस हुआवे कंपनी को पहले से ही बैन कर रखा है। अब इसके साथ ही हम हुआवे की भी चर्चा कर लेते हैं। तो हुआवे कहाँ की? चीन की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके CEO कौन है? तो हमें याद रखना है, इसके CEO हैं रेन ज़ेंगफेई। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 सितंबर 1987 को स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है शेंजन, चाइना में। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश को प्रदान की गई है, या फिर फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कतर। इसका जवाब शायद आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपडेट आया है 15 जुलाई को, जो नया वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 21 नवंबर 2022 को पहला मैच होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका 3 तरह से कि मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो कतर। पहला मैच कब खेला जाएगा? तो हमें याद रखना है कि 21 नवंबर 2022 को। और फाइनल मैच कब होगा? तो हमें याद रखना है 18 दिसंबर 2022 को। ये थी इससे पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, और यहाँ पर थोड़ा सा आपका लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपको याद रखना है ओससुका, यहाँ पर लिखा हुआ है ओससुका रापोंडा। थोड़ा नाम आपको अजीब सा लगेगा दोस्तों, बट ठीक है, जो भी है। हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री ओससुका रापोंडा को प्रधानमंत्री बनाया गया है, या किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गैबोन। रोज क्रिस्टियन ओससुका रापोंडा इनका पूरा नाम है। क्या नाम है? रोज क्रिस्टियन ओससुका रापोंडा को गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। और उनकी नियुक्ति गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो ओनमिंडा ने की है। अब गैबोन के बारे में चर्चा करें तो गैबोन की राजधानी कौन सी है? तो लिब्रेविल है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अली बोंगो ओडिम्बा है। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांक है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखने वाली है कि गैबोन कौन सा देश है? तो हमें याद रखना है कि यह अफ्रीकी देश है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह अफ्रीकी कंट्री है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन ने किस देश के आतंकी मुफ्ती नूर वाली मोहम्मद को वैश्विक आतंकवादी या ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। जैसा कि वह पाकिस्तानी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP, क्या नाम है? TTP का लीडर है। और UN ने अब इसे प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट में डाल दिया है। ऐसा माना जाता रहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान संगठन पाकिस्तान में कई आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार है, और यह आए दिन कई घटनाओं को अंजाम भी देता रहता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, क्या पूछा जा रहा है आपसे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात IOC ने युवा ओलंपिक खेल 2022 को स्थगित कर दिया गया है। तो यह खेल अब कब आयोजित किए जाएंगे, या यह अब खेल कब खेला जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2026। यह आयोजन 2022 में अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी डाकर में होना था। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहा है कि अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी कौन सी है? तो सेनेगल की राजधानी है डाकर। तो यह पहले यहीं पर आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, जिसे OIC कहा जाता है,
इसने 4 साल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है और अब इसका आयोजन वर्ष 2026 में किया जाएगा। और OIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो थॉमस बक हैं। ठीक है, ओलंपिक काउंसिल जिसे कहा जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया है? काफ़ी इनोवेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, और काफ़ी इनोवेटिव कार्य भी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्तराखंड। जैसा कि उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल, तो आपको यहाँ पर ये टैग लाइन भी याद रखना है, वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, क्या लिखा है? वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत उत्तराखंड राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। इसके साथ ही प्रदेश में 10 में से 13 जिले पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं और उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से लगभग 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और इससे प्रदूषण पर भी काफ़ी अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड की चर्चा करें तो यहाँ की राजधानी कौन सी है? हम सभी जानते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जो कि टूरिस्ट प्लेस भी है और यहाँ पर फूलों की वैली भी है। सबसे बड़ी फूलों की घाटी कहाँ पर है? देहरादून में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। तो राज्यपाल का तो आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। जब फूलों की जो वैली है, यहाँ पर फूलों की घाटी है, तो बड़ी सुंदर सी होती है। तो बेबी रानी कैसी होती है? बिल्कुल क्यूट सी होती है, इसलिए आपको बेबी रानी मौर्य इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यह था आज दिनांक 19 और 20 जुलाई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हमने इन दोनों डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को कवर अप किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।